हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन जिससे कि आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वो है एंजाइम एक्शन। बायोमोलिक्यूल्स का जो लास्ट पोर्शन है एंजाइम एक्शन, इससे भी नीट में देखा गया है कि 2 सवाल या 1 सवाल तो रहता ही रहता है। तो ये आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। फिशर ने एक हाइपोथेसिस दी थी, आपको पता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस दी थी कि नहीं दी थी फिशर ने। लेकिन 1958 में कोशलैंड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस दी। याद रखिएगा ये दोनों चीजें बेटा, जो बोल रहा हूं बस उतना याद रखिए। फिशर ने दी थी लॉक एंड की हाइपोथेसिस और कोशलैंड ने 1958 में दी थी इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तमाम तरह के डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस बेटा है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू फिशर होता क्या है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, ये एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की, ये दिया हुआ है एक्टिव साइट, उसको फिशर साहब ने ये एज्यूम किया था, कि वो एकदम एग्जैक्ट सबस्ट्रेट की तरह होती है, एकदम एग्जैक्टली सबस्ट्रेट की तरह होती है, और सबस्ट्रेट एकदम एग्जैक्टली उस एक्टिव साइट में फिट हो जाता है। जबकि कोशलैंड साहब ने इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के शेप को रिजेंबल नहीं करता है, लेकिन इंड्यूस करता है एंजाइम की एक्टिव साइट को कि वो सबस्ट्रेट का शेप ले ले। नहीं समझ में आया? देखो, ये एक्टिव साइट है, ये बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह रिजेंबल कर रही है ना। फिर क्या हुआ, ये आकर के यहां पे अटैच हो गई, ये यहां आकर के अटैच हो गया, ठीक। इसके बाद प्रोडक्ट बन गया। सही बात है। इसमें आपने क्या देखा कि जो सबस्ट्रेट है उसको ये एज्यूम किया गया है कि इट exactly fits into the active site because active site has exact shape as that of the substrate. कोशलैंड साहब ने इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा कि जो सबस्ट्रेट होता है, मान लो वो ऐसा है, तो एक्टिव साइट बिल्कुल वैसी नहीं होती है। देखिए ये और ये अंतर है इन दोनों में। लेकिन जब सबस्ट्रेट पास आता है ना, तो दिस एंजाइम चेंजेस द शेप स्लाइटली एज द सबस्ट्रेट बाइंड्स। यानी जो सबस्ट्रेट होता है वो इंड्यूस करता है एंजाइम की एक्टिव साइट को कि तुम मेरा शेप ले लो। फिर बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बन जाता है, और बाद में फिर प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाते हैं। फिर प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाएगा। बस इतना, ये मेन डिफरेंस पॉइंट था। वो ये पहले से अज्यूम करते थे कि वो प्री कस्टमाइज्ड शेप ही होता है वैसा, जबकि कोशलैंड साहब ने कहा कि कोई भी जब सबस्ट्रेट है तो वो आता है एंजाइम की एक्टिव साइट से बातचीत करता है, उसके साथ थोड़ा बहुत कहता है कि यार तुम कॉम्प्रोमाइज करो, मेरा शेप ले लो, ताकि मैं जो हूं प्रोडक्ट के रूप में बदल जाऊं। ठीक है, तो यहां पे नेगोशिएशन चलता है सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिव साइट में। जबकि यहां पर फिशर साहब ने यह सोचा था कि सीधा सीधा काम है, प्री कस्टमाइज्ड मोल्ड है, बस उसके अंदर आ करके सबस्ट्रेट को फंस जाना है और प्रोडक्ट का बन जाना है। ठीक। अब कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इस पर भी सवाल आप लोगों से पूछता है। एंजाइम करती क्या है बेसिकली? देखिए 2 चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ये जो पॉइंट है एनर्जी का, ये पॉइंट, अगर एंजाइम नहीं होती है तो किसी भी रिएक्शन को इतना ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन होता है। सही बात है कि नहीं? इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। मतलब
जो पॉजिटिव इंटरैक्शंस होंगे मॉलिक्यूल्स के, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव इंटरैक्शंस होंगे, उनकी कोलिजन एनर्जी को इतना ज्यादा होना होगा कि वो इतने बड़े बैरियर को क्रॉस करे और तब जाके कहीं पे प्रोडक्ट बन पाएगा। बहुत लंबा बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। एंजाइम करती क्या है ना बेटा, इसी बैरियर को उठा के कम कर देती है, एनर्जी की उस रिक्वायरमेंट को ही कम कर देती है। यही एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट है। एंजाइम के बिना एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक थी, विदाउट एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक थी, लेकिन जब एंजाइम लगा दिए तो वो एक्टिवेशन एनर्जी यहीं तक रह गई। तो अब वो मॉलिक्यूल्स, सबस्ट्रेट के वो मॉलिक्यूल्स जो कि इतनी लंबी छलांग नहीं लगा पा रहे थे और प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे थे, वो इतने में ही छलांग लगा करके और प्रोडक्ट बन जाएंगे। भाई देखो, जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे से कोलिजन करते हैं, तो कोलिजन जब करेंगे तो वो बड़ी लंबी छलांग लगा लेते हैं। लेकिन कुछ बेचारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके में उतनी एनर्जी नहीं होती है, वो सुस्त होते हैं बेचारे, तो वो जो होते हैं प्रोडक्ट में नहीं चेंज हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि बैरियर ही इतना लंबा है। वैसे लोगों के लिए, ऐसे छोटे शिष्यों के लिए, जो हमारे, ऐसे तो मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ में तो बड़ा पॉजिटिव कोलिजन होता है, लंबी छलांग लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बेचारे जो होते हैं थोड़ा स्लो होते हैं, वो इधर उधर भी उनकी एनर्जी चली जाती है, साइड में देखते रहते हैं, है ना। लेकिन हमें ये बैरियर क्रॉस करा के डॉक्टर तो उन्हें भी बनाना है, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी यानी कट ऑफ, जो मार्क्स में कट ऑफ नहीं होता तुम लोगों का, उसी को कम कर दें। भाई मान लो पहले 671 का स्कोर चाहिए था कट ऑफ, तो कुछ ही बच्चे ऊपर जो है वो छलांग लगा करके प्रोडक्ट बन पाए। मेरे प्रोडक्ट क्या है? डॉक्टर्स ही तो है मेरे प्रोडक्ट, है कि नहीं? लेकिन अगर इसी कट ऑफ को उतार करके हम नीचे 504 कर दें, तो अब इतने ही नंबर की रिक्वायरमेंट है डॉक्टर बनने के लिए, तो ज्यादा बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे ना। तो मेरा काम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है नहीं, मेरा काम तो है कि वो कमजोर स्टूडेंट्स को भी इतनी लंबी छलांग लगवा देना। भाई ये 671 से 504 का काम करना, तो अब ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। कट ऑफ मैं थोड़ी डिसाइड करता हूं, मैं तो खाली अपने कमजोर स्टूडेंट्स हो और या तेज स्टूडेंट्स हो, दोनों में जो पॉजिटिव कोलिजन है उसकी एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ा देता हूं कि वो लंबी छलांग लगाने के लिए भी रेडी हो जाए। तो ही तो मैं अच्छा टीचर हुआ कि नहीं हुआ? ये एक्टिव एनर्जी का कंसेप्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी का। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, लेकिन एंजाइम के आने के बाद अब एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो गई, कट ऑफ को कम कर दिया गया, तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गए। ठीक है, बाकी ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन रिमेन्स द सेम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डेल्टा जी है नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए रिएक्शन को एक्सोथर्मिक होना होगा। एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार अपने से चलते रहने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन रिमेन्स द सेम, चाहे एंजाइम प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, इस चीज को याद रखिएगा। यह है कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन द एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले टेम्परेचर, बिग इन्फ्लुएंस, देखिए लिखा हुआ है, टेम्परेचर का बड़ा इन्फ्लुएंस है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है बेटा जिस पर एंजाइम मोस्ट एक्टिव होती है, अराउंड 37 to 40 डिग्री सी।
इस पर एंजाइम मोस्ट बहुत एक्टिव होगी, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देंगे ना तो एंजाइम डीनेचर हो जाती है। प्रोटीन कंपोनेंट है ना, ज्यादा हीट करेंगे उसको बेकार हो जाएगी। यही है ऑप्टिमम टेम्परेचर है। रेट ऑफ द रिएक्शन है, मान लीजिए इसको ds/dt से लिख देते हैं, हम रेट की बात कर रहे हैं ना। रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये बढ़ता चला जाएगा एक हद तक, और ये टेम्परेचर है। तो ये जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है ये 37 to 42 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स। एक हद तक टेम्परेचर के साथ साथ रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ रहा है एक हद तक, लेकिन उसके बाद अचानक से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ज्यादातर एंजाइम्स थी वो डीनेचर होना शुरू कर जाती है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है, बिग इन्फ्लुएंस। मोर हीट मोर काइनेटिक एनर्जी, तो जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उस बैरियर को क्रॉस करने लगेंगे, है कि नहीं? जब मार पड़ती है तो पढ़ाई होती है ना, लेकिन बहुत ज्यादा मार पड़ जाएगी तो फिर आदमी पढ़ाई छोड़ देता है। तो ये उसी तरह है। तो बहुत ज्यादा हीट होगी तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगी, लेकिन हां एक हद तक अगर आप गर्म करते रहिए एंजाइम को, थोड़ा थोड़ा गर्म करते रहिए, तो एंजाइम की एक्टिविटी बनी रहती है। तो अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं हमारे इस लेक्चर को, तो थोड़ा गर्म करिए भाई लड़के को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करिए, वरना वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज टेम्परेचर। अगेन पीएच, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमल पीएच होता है डियर। कुछ एंजाइम्स होती हैं जो एसिडिक पीएच में ही काम करती हैं, जैसे पेप्सिन वगैरह है। कुछ होती हैं जो अल्कलाइन मीडियम में हेल्प करती ही एक्टिव रहती हैं, जैसे 9 के तक के पीएच पर एक्टिव रहती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होती हैं वो एक्सट्रीम पीएच पर कम एक्ट करती हैं। एक्सट्रीम पीएच पर, यानी पीएच 1 हो या पीएच 10 या अबव हो, तो उस पर कम एक्शन है। मोस्ट ऑफ द पीएच, जो बीच का जो पीएच है, न्यूट्रल पीएच अराउंड 6.7 to 7.345, यहां तक मोस्टली एक्टिव होती हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स। हाँ, कुछ एंजाइम्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया गैस्ट्रिक एंजाइम्स जैसे पेप्सिन, तो इट एक्ट्स ऑन हाईली एसिडिक पीएच, वो तभी एक्टिव होती है। तो पीएच का अपना, इफ हायर या लोअर एसिडिक अल्कलाइज इंटरफियर विद एंजाइम स्ट्रक्चर, मैंने एक्सेप्शंस बताई थी। मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है वो न्यूट्रल पीएच के आसपास ही, ये न्यूट्रल पीएच है, ऑप्टिमल पीएच ये अराउंड 7 है, तो आप 6.7 से 7.2 के बीच की एक रेंज ले लीजिए। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की मैं बात कर रहा हूं। कुछ एंजाइम्स हैं जो कि हाईली एसिडिक पीएच या हाईली बेसिक पीएच पर ही काम करती हैं। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम का कंसंट्रेशन देखिए, अगर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को एंजाइम के कंसंट्रेशन के साथ बढ़ाते चले जाइए, देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन और एंजाइम कंसंट्रेशन दोनों को बढ़ाते चले जाइए, तो पहले तो ग्राफ लीनियर जाता है, पहले तो ग्राफ लीनियर जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इफ सबस्ट्रेट इज लिमिटेड तो फिर यहां पर ये प्लेट्यू रेज, एक प्लेट्यू आ जाता है। आपको पता है ना, ये फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है। ये तो अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ नहीं बढ़ रहा है, तो एंजाइम के एक कंसंट्रेशन के बाद चूंकि पूरा का पूरा सबस्ट्रेट बाइंड हो गया एंजाइम से, तो उसके बाद रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं बढ़ता है, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर ROR से लिखें तो एंजाइम कंसंट्रेशन है, ये एंजाइम का कंसंट्रेशन है। तो थोड़ी देर तक तो रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम के कंसंट्रेशन को जैसे जैसे बढ़ाएंगे बढ़ेगा, लेकिन यहां पर अगर सबस्ट्रेट का लिमिटेंस हो गया तो यहां पे प्लेट्यू अचीव हो जाता है, तो यहां पे ये प्लेट्यू अचीव हो जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जैसे एंजाइम का कंसंट्रेशन था वैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ बढ़ेगा। लेकिन अगर एंजाइम लिमिट हो गई तो सारी की सारी एंजाइम जो है वो बाइंड हो गई सबस्ट्रेट के साथ, तो फिर वो अचीव कर लेगा प्लेट्यू। इंक्रीजेस द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन टू एन एक्सटेंट वेयर ऑल द एंजाइम इज सैचुरेटेड बाय दैट सबस्ट्रेट। आफ्टर दैट दिस रेट ऑफ द रिएक्शन ग्राफ विल अटेन अ प्लेट्यू, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरह के फैक्टर्स हैं, लेकिन वो आउट ऑफ द कोर्स, आउट ऑफ द सिलेबस है। आपको जो पढ़ना है, जो जानकारी लेनी है वो यही है। रेडिएशंस का भी इफेक्ट होता है, लाइट का भी इफेक्ट होता है, कुछ लाइट एक्टिवेटेड एंजाइम्स होती हैं, तो ये बात की चीजें हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको इतना ही जानना है।
क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम बहुत जरूरी है बेटा। दो तीन चीजें हैं जिनको याद रखो। आईयूबी का फुल फॉर्म याद रखो, डिस्कवर्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आईयूबी ने 1964 की डेट याद रखो। हैज अडॉप्टेड अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, has adopted a classification of enzymes depending on the type of reactions। याद रखिएगा क्या बेसिस क्या है, on the type of reactions they catalyze। बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का? आईयूबी ने जो नॉमेनक्लेचर का सिद्धांत अपनाया उसका बेसिस पूछ रहा है, on the type of the reaction they catalyzes। 6 मेजर क्लासेस हैं, कौन कौन सी हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज, टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता है ना, पढ़ा हुआ ऑक्सीडो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीडो रिडक्टेज कह दिया। फिर ट्रांसफरेजेस हैं, ट्रांसफर्स ऑफ ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, एल्काइलेशन कराना है, मिथाइलेशन कराना है, ग्रुप पर ट्रांसफर कराना है तो ट्रांसफरेज आ जाती है। फिर हाइड्रोलेजेस हैं, हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू वाटर, याद रखिएगा। लाइएजेस हैं, एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हेल्प कराती है लाइजेजेस, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैच द फॉलोइंग आता है। मैच द फॉलोइंग देखने में जितना आसान लग रहा है ये उतना ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी ये भाषा बदल देंगे अगर नीट में, अगर इस लैंग्वेज को वो चेंज कर दिए तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कंफ्यूज। मैं यहां पर जो भी चीज आपको पढ़ाता हूं आप ये समझ लो कि अगर उसको आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, इसकी भाषा चेंज कर दीजिए। एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स, ग्रुप को अब आप सोचो कौन सी एंजाइम होगी यहां पर जो ग्रुप को रिमूव करके डबल बॉन्ड का इंडक्शन करा दे, तो उससे फायदा क्या हो? भाई एनसीईआरटी बहुत डीप है यार। आइसोमरेजेस, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स विद इन द मॉलिक्यूल टू यूज द आइसोमरिक फॉर्म्स, विद इन द मॉलिक्यूल, याद करिएगा। एडिशन और रिमूवल ऑफ द ग्रुप्स, ये विद इन मॉलिक्यूल है और ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ये विद इन द मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे थे। फिर आखिरी में लाइगेजेस, कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स थ्रू एटीपी हाइड्रोलिसिस। यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, इसको एलिमिनेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, कंडेंसेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। ये चेंज कर देते हैं बेटा लैंग्वेज मैच द फॉलोइंग में, याद रखिएगा। अब यहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, अब ये लिख दें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो ये चेंज करते हैं, सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन फिर बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। देखो यहां पे एंजाइम्स का इनहिबिशन क्या होता है, मान लीजिए कि ये एंजाइम है, ठीक है, इससे सबस्ट्रेट ऐसे आके जुड़ता है, ठीक, और प्रोडक्ट बन जाता है। यही एंजाइम हो ऐसी, तो इससे प्रोडक्ट, इससे सबस्ट्रेट आया जुड़ा, इसको एस मानो, ये सबस्ट्रेट है, और इसको मानो कि ये इनहिबिटर है। तो ये अगर इनहिबिटर जुड़ जाएगा तो ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगी, क्योंकि इनहिबिटर आफ्टर ज्वाइनिंग द एंजाइम विल कॉज अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज दैट विल नॉट इंड्यूस द एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू बी फॉर्म्ड। इसको इनहिबिशन कह देते हैं। अब इसी इनहिबिशन को हमने कैटेगराइज किया है कंपटीटिव, नॉन कंपटीटिव और अनकंपटीटिव इनहिबिशंस में। आइए देखते हैं। सबसे पहला कंपटीटिव इनहिबिशन, जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कंपटीटिव इनहिबिशन में, कंपटीटिव इनहिबिशन पहला है कॉम्पिटिटिव। इनहिबिशन में जो चीज आपको याद रखनी है, जो इनहिबिटर है, जो इनहिबिटर है, इट विल रिजेंबल
सबस्ट्रेट, इट विल रिजेंबल द सबस्ट्रेट। कंपिटिटिव में, नॉन कंपिटिटिव और अनकंपिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम इनहिबिटर इज नॉट गोइंग टू रिजेंबल सबस्ट्रेट। ठीक, देखिए नॉर्मल एंजाइम को दिखाया है वॉयलेट कलर से, वॉयलेट कलर से नॉर्मल एंजाइम को दिखाया है, उसका ग्राफ। सही बात है कि भाई ऐसे चलता है धीमे धीमे करके, फिर प्लेटिव अचीव हो जाता है, ये बात सही है। तो एंजाइम जब अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो उसको कह देते हैं वी मैक्स, मतलब फुल्ली सैचुरेटेड हो, जब एंजाइम फुल्ली सैचुरेटेड हो तो उसको कह देते हैं वी मैक्स। उसके बाद प्लेटिव रेंज अटेन कर लेगी, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो लिमिटेड है। तो सारी की सारी एंजाइम्स जो हैं वो डिप्लॉय हो गई सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हो गई हमारी, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो गया, ठीक, वी मैक्स पर। तो वी मैक्स का जो जस्ट आधा होता है ना, उसको कह देते हैं वी हाफ ऑफ मैक्स। ये मतलब मान लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन 100 है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, मान लीजिए 100 है, तो वी हाफ कितना हो जाएगा, 50। ऐसे एक एज्यूम करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना, मान लीजिए वी मैक्स है 100, स्पीड कितनी थी 100, तो वी हाफ कितना हो जाएगा, 50। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ये एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है ना, एक्स एक्सिस पे ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। सुनिएगा ध्यान से, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का एक्स कंसंट्रेशन, मान कुछ भी मान लीजिए, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पे एंजाइम अपनी वी हाफ अटेन कर लेती है। कैसे पता करेंगे, यहां से एक नीचे लाइन खींच दीजिए, पता चल जाएगा ना आपको कि सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसमें एंजाइम अपना वी हाफ अटेन कर लेती है, इसको कहते हैं Km से डिनोट किया जाता है। अब इसको आप समझ गए हो तो बताइए, वी मैक्स माना 100, तो वी हाफ का है 50, तो वाई एक्सिस पे अगर 50 है तो हमें पता करना है कि एक्स एक्सिस पर उसका सिमिलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वहीं से तो एक नीचे की ओर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिस पर एंजाइम वी हाफ अटेन कर लेती है उसको डिनोट किया जाता है Km से। ठीक, कंपिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को तो सेम रहने देता है, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो उसकी एंजाइम की बाइंडिंग कैपेसिटी है, भाई कंपिटिटिव इनहिबिटर आएगा, ऐसा शेप है, ये सबस्ट्रेट का शेप है, इनहिबिटर का भी शेप यही है, इनहिबिटर का भी शेप यही है। तो चाहे सबस्ट्रेट बाइंड करे या इनहिबिटर बाइंड करे, दोनों में से कोई भी बाइंड करे, एंजाइम तो अपनी वेलोसिटी अटेन कर ही रही है ना। तो जो इनहिबिटर होता है वो Km की वैल्यू को बढ़ा देगा। कंपिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो जो Km की अपनी वैल्यू है, ये इसको Km डैश से रेफर किया जाता है। कंपिटिटिव इनहिबिटर विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Km, इसको इंक्रीज कर देता है, ये याद रखिएगा, कंपिटिटिव इनहिबिटर। जबकि Vmax पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। देखिए ग्रीन से दिखाया है, कंपिटिटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में भी Vmax पर कोई असर
नहीं आया है। ठीक, दो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन दिया था एक फॉर्मूले के रूप में। उस फॉर्मूले को आपको पढ़ना है। V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स इंटू एस, V मैक्स इंटू एस अपॉन Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसको माइकेलियस मेंटन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो V नॉट इसमें क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी, Km क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच द एंजाइम रीचेज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। V max is this is V max, this is Km, substrate concentration, this is concentration of substrate, got it। इससे बनाया था, ये एक माइकेलियस मेंटन इक्वेशन बना के दी थी। ठीक है, मैथमेटिशियंस की। अब हम बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जैसा कि आपको देख के ही समझ में आ रहा है, ये V मैक्स को ही कम कर दे रहा है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर V मैक्स को ही कम कर दे रहा है, लेकिन जो Km की वैल्यू है इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पे आप एक चाहें तो चार्ट के फॉर्म में मैं आपको लिख के बता दूं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा तो जो Km है वो इंक्रीज हो जाएगा, V मैक्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगर होगा तो Km जो होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन V मैक्स जो होता है वो कम हो जाता है। और अनकंपटिटिव इनहिबिशन जो होता है उसमें Km भी चेंज हो जाएगा और V मैक्स भी चेंज हो जाएगा। ये दोनों चेंज होते हैं, कंपटिटिव, नॉन कंपटिटिव और अनकंपटिटिव। नॉन कंपटिटिव में Km पर कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन V मैक्स चेंज हो जाएगा, कम हो जाता है। अनकंपटिटिव में Km और V मैक्स दोनों में अल्टरेशन आ जाएगा। जो नॉन कंपटिटिव इनहिबिटर है उसमें मैं बता देता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता है, नॉन कंपटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है। इनहिबिटर नॉन कंपटिटिव अनकंपटिटिव दोनों में सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं करता। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये एंजाइम है, इस एंजाइम में एक और साइट होगी, तो नॉर्मली ये एक्टिव साइट है जहां पे सबस्ट्रेट आकर के मिलता है, लेकिन इनहिबिटर दूसरी साइट पे चला जाएगा। देखिए अब इनहिबिटर का शेप और सबस्ट्रेट का शेप अलग अलग है, लेकिन अगर ये इनहिबिटर इससे जुड़ गया तो फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंजाइम है प्लस सबस्ट्रेट है, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा था, लेकिन अगर ये इनहिबिटर इसके साथ जुड़ गया E प्लस आई, तो E और I बन जाएगा और फिर ये नहीं बनेगा।
अगर एंजाइम और इनहिबिटर जुड़ गए तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और प्रोडक्ट भी फिर नहीं बनेगा। अनकंपेटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, कई बच्चों के लिए नया है। अनकंपेटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। आखिरी में एंजाइम अलग हो जाती थी और प्रोडक्ट अलग हो जाता था, यही हो रहा था ना। इस लेवल पर एक्ट करता है अनकंपेटिटिव इनहिबिटर। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को पे एक्ट करता है, या जब एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम से मिलता है तभी वो इस इनहिबिटर को इंड्यूस करता है कि आप इससे जुड़ो। नॉर्मली ये इनहिबिटर इस एंजाइम के साथ नहीं जुड़ता, अनकंपेटिटिव इनहिबिटर इस एंजाइम के साथ नॉर्मली नहीं जुड़ेगा, लेकिन जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब ये इनहिबिटर जो होता है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जाके जुड़ जाता है और फिर ये आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाता है, तो प्रोडक्ट नहीं बन पाता। ये अनकंपेटिटिव इनहिबिशन है। ठीक है, तो कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन देख लिया। नॉन कंपेटिटिव में क्या था, Km पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा था, लेकिन Vmax जो है वो लोअर हो गया। और कंपेटिटिव इनहिबिशन में Vmax तो दोनों का सेम है, लेकिन जो Km की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। अब उसको Km डैश लिखने लगते हैं हम। ठीक, और अनकंपेटिटिव में ये दोनों ही क्राइटेरिया चेंज हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाता है। एक और है एलोस्टेरिक कंपटीशन। एलोस्टेरिक एंजाइम्स कैसी एंजाइम्स होती हैं बेटा, इनके बारे में आपको बता दें। जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होती है ना, ये दो प्रोटीन सब यूनिट की बनी होंगी। ये भाई एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, तो ये दो प्रोटीन सब यूनिट की बनी होती हैं और दोनों में एक एक्टिव साइट होगी जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। एक्टिव साइट क्या होती है, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है ना, ये सबस्ट्रेट बाइंड करता है। और इसके अलावा एक रेगुलेटरी साइट होगी, जहां पर या तो इनहिबिटर और या प्रमोटर, इनहिबिटर या प्रमोटर दोनों, तो दो सब यूनिट है और दोनों में ये दोनों साइटें हैं। अब इसको एक्टिव साइट को आप ए मान लो और रेगुलेटरी साइट को आर मान लो, तो ए और आर इसमें भी है, ए और आर इसमें भी है। तो यहां पर एंजाइम बाइंड, यहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। अब जो रेगुलेटरी साइट होती है ये डिपेंड करता है कि अब इनहिबिटर आया है कि प्रमोटर आया है। प्रमोटर आया है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, इनहिबिटर आया है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो फंक्शन है ये चेंज हो गया। पहले वो सिंगल फंक्शन था, ये डबल फंक्शन है। हो सकता है कि एक पे एंजाइम जुड़े ही ना और एक पे इनहिबिटर जुड़ जाए, और एक में एंजाइम जुड़े लेकिन यहां प्रमोटर जुड़ जाए। यह भी हो सकता है कि यहां पर इस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जुड़े ही ना, यहां पे प्रमोटर जुड़ जाए, यहां पर सबस्ट्रेट जुड़े लेकिन इनहिबिटर जुड़ जाए। तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे बेसिकली कि कब कौन से पल पर रिएक्शन का रेट किधर जाएगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। फंक्शन चेंज हो गया ना, ये अब मैथमेटिक्स में जो फंक्शन नहीं पढ़ते आप, तो ये फंक्शन ही चेंज हो गया, इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना। प्रोबेबिलिटी बहुत कुछ हो सकती है। दो हैं एक्टिव साइट्स, दोनों एक्टिव साइट्स पर सबस्ट्रेट का जुड़ना या ना जुड़ना। नीचे की तो रेगुलेटरी साइट है, अब दो रेगुलेटरी साइट में दोनों पे इनहिबिटर जुड़ेगा कि एक पे प्रमोटर इनहिबिटर जुड़ेगा कि दोनों पे प्रमोटर जुड़ेगा। तो इस वजह से इनका अगर रेट ऑफ रिएक्शन, आप इसको ds अपॉन dt मान लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट करते हैं तो ऐसा सिग्मॉइड कर्व आता है, एस शेप कर्व आएगा, इसको सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। ऐसा कर्व आता है
तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन ये है। अब देखिए ये इनहिबिटर है, ये एलोस्टेरिक साइट पे जाएगा, एक्टिव साइट पे भले सबस्ट्रेट जुड़े ना जुड़े, लेकिन ये अगर इनहिबिटर जुड़ गया तो एक्टिव साइट इज एल्टर्ड। देखिए अब इसका पहले शेप ऐसा था, अब इसका 3 डायमेंशनल शेप चेंज हो गया जब इसमें एलोस्टेरिक इनहिबिटर आकर के इससे जुड़ गया, तो एक्टिव साइट का शेप ही चेंज हो गया। अब ये इसके साथ अटैच नहीं होगा, एल्टर्ड एक्टिव साइट, तो ये इनहिबिशन हो गया। और वहीं पर एल्टर्ड एक्टिव साइट है, अब यहां पर एक्टिवेटर या प्रमोटर आ जाएगा, तो जैसे ही प्रमोटर जुड़ेगा ये सबस्ट्रेट का शेप ले लेता है, तो एलोस्टेरिक एक्टिवेशन हो जाता है। और फीडबैक इनहिबिशन क्या है? एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन देखिए, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ठीक, ये ये एंजाइम 2 है, फीडबैक इनहिबिशन बता रहा हूं मैं आपको। इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बना, एंजाइम 3, ये जो एंड प्रोडक्ट बना ये वापस जाके इस साइट पर ब्लॉक कर देगा। यानी कि अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, सॉरी प्रोडक्ट का, ये जो पी प्रोडक्ट बना एंड प्रोडक्ट, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो ये जाकर के जो मेन एंजाइम थी उससे अटैच हो जाएगा, और जिसकी वजह से यहीं से ये प्रोसेस ही खत्म हो जाएगा। न एंजाइम 1 का काम रह जाएगा, न 2 का काम रह जाएगा, न 3 का काम रह जाएगा, क्योंकि ये जो पहला सबस्ट्रेट बना है, जो प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेसिंग ही नहीं होने देगा। कौन? जो एंड प्रोडक्ट बना है। इसी वजह से बॉडी के अंदर ये फीडबैक मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। तमाम तरह के हार्मोन्स के सिंथेसिस में हार्मोन्स का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो एक मेंटेन रहना चाहिए। अगर एक वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो हाइपोथैलेमस के पास फीडबैक इनहिबिशन चला जाता है कि बस करिए, रोक दीजिए सिंथेसिस को। तो दिस फीडबैक इनहिबिशन इज वेरी नेसेसरी। जितनी भी एलोस्टेरिक एंजाइम्स हैं बॉडी के अंदर, दे आर हाईली एक्टिव एंजाइम्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये चीज आपको पढ़नी थी, डू रीड इट।